स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब देखिए, स्टाफिंग का मतलब होता है बच्चों कि राइट पर्सन को राइट जगह भेजना। क्या इसका मतलब हुआ? ठीक है, इसका मतलब होने का समझिए, मान लीजिए ये आपका अलग अलग इम्प्लॉय है, ठीक है, ये हम लोग का अलग अलग इम्प्लॉय है। तो हर अलग अलग इम्प्लॉय को अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट में भेजने का काम करते हैं। मान लीजिए बहुत तरह का डिपार्टमेंट होता है, किसी के पास, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेज देंगे, किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे, और किसी को अकाउंट सेक्शन, यानी कि जो बिल बनाता नहीं है, जो ट्रांजेक्शन देखने काम करता है, सो डिपार्टमेंट। अब राइट पर्सन को राइट प्लेस बोलने का मतलब क्या हो गया? उसका बोलने का सिंपल मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी, ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के पास क्वालिटी को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। वो जानता है भाई कि क्वालिटी अच्छा है या खराब है, तो क्वालिटी के बारे में उसके पास नॉलेज अच्छा है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे ना, अगर उसके पास उसका अच्छा नॉलेज है। अब मान लीजिए ये पर्सन है, इसके पास बात करने का बहुत मस्त हुनर है, और ये अच्छा से चूना लगाना, आपका कस्टमर को जानता है भाई कैसे कस्टमर को चूना लगाना है, ठीक है। तो उस तरह का पर्सन को कहाँ भेज देंगे? उसको भेजेंगे भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, यानी सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट भेजेंगे, भाई तुम जाओ और कस्टमर को अच्छा तो टोपी पहना के आओ, सामान बेचो, कस्टमर भी खुश रहे, कंपनी भी प्रॉफिट हो। तो स्टाफिंग यही बोलता है कि जिसके पास जैसा हुनर है, उसको उस डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, या उस काम में उसको लगा दीजिए। तो इसीलिए बोलते हैं क्या स्टाफिंग को, आसान भाषा में, कि राइट पीपल एट राइट प्लेस। तो सिंपल शब्दों में स्टाफिंग का बच्चों बस इतना ही मतलब होता है, ठीक है। अब सीधा हम लोग देखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग यानी कि अलग अलग प्रोसेस, क्या प्रोसेस बोलने का मतलब क्या, स्टेप्स, कि भाई स्टेप वाइज कैसे स्टाफिंग का प्रोसेस चलता है, सो देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कितना हम लोग को पर्सन का जरूरत पड़ेगा, नौकरी में कितना लोग हम लोग को चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितना लोग, कितना सीनियर कितना जूनियर, उसका हम लोग रिक्वायरमेंट निकालेंगे, ठीक है। टू पर्पज अवॉइड और बोथ ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग, सब कुछ अच्छा से करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि भाई हम लोग कितना आखिर मैन पावर चाहिए, कितना हम लोग को एम्प्लॉय का जरूरत है। तो पहला स्टेप तो ये। सेकंड, अब दूसरा रिक्रूटमेंट का काम स्टार्ट करेंगे। अब रिक्रूटमेंट का काम स्टार्ट करेंगे मतलब क्या, एक एडवर्टाइजमेंट टाइप से डाल देंगे कि भाई हम लोग को इतना एम्प्लॉय का जरूरत है, आइए और अपना अपना अप्लाई कीजिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक प्रकार का रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसी को शॉर्ट में क्रिएट, ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, यानी कि बहुत तरह का एम्प्लॉय को बुलाएंगे या अलग अलग कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो काम में करने को अच्छा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। फिर आता है सिलेक्शन। अब वो जो बहुत सारा आया है ना, उसमें से हम लोग फिर रिजेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। रिजेक्शन करना स्टार्ट करते हैं मतलब कि भाई आया तो बहुत कुछ होगा ना, हमारे आपके पास 10 पोस्ट खाली है, 10 पोस्ट खाली है, और अप्लाई किया कितना, आपको अप्लाई किया 1000, तो बाकी को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए बहुत बार ना स्टाफ सिलेक्शन को बोलता है क्या, सिलेक्शन इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कभी कभी सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन को कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या, रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि उसमें वही होता है। देखिए 1000 रिक्रूटमेंट में आया है और पोस्ट केवल 10 खाली है, तो बाकी 990 को तो वापस घर भेजना पड़ेगा कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बोलने का मतलब क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनी, इट्स रूल पॉलिसीज एंड कलीग। कहीं भी आप नया कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा या कुछ भी ज्वाइन कीजिएगा या कंपनी ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आपको कंपनी के बारे में दिखाएगा कि हम लोग ये किए वो किए, ये यहाँ तीर मारे हैं, वहाँ तीर मारे हैं। स्कूल हो चाहे आपका कोई कंपनी हो, हर कोई अपना एक ओरिएंटेशन पहला दिन बताता है कि भाई हम लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये रूल रेगुलेशन है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होता है, द एम्प्लॉय एक्चुअली ऑक्युपाइंग द पोजिशन दैट दे वर सेलेक्टेड फॉर। प्लेसमेंट का मतलब उसको एक्चुअली जिस काम को दिया गया वो उसको थमा देना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट, ठीक है। अब फिर जब उसको पोजीशन बता दिया गया, कंपनी के बारे में बता दिया गया, अब उसके बाद उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम होगा, ठीक है। अब उसको हम लोग मेनली देते हैं क्या, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देते हैं, अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस बिटवीन है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर भी एक शॉर्ट में सुन लीजिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग बोलने का मतलब होता है कि आपको जो काम करना है, जो स्पेसिफिक वर्क मिले, आपको भेजा जा रहा है, केवल उसी वर्क के आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मान लीजिए आपको बड़ा हैवी मोटर चलाने के लिए कंपनी रखी है, कोई बड़ा सा जेसीबी टाइप का कुछ काम है, बड़ा सा
आपको ड्राइवर का काम रखे और आपको ठीक से वो नहीं आता है, तो क्या करेगी कंपनी, आपको थोड़ा सा चलाने ट्रेनिंग देगी। आप ऑल इंडिया रैंक 1 में भी रहिएगा ना और आपको कोई काम के लिए रखा जाएगा तब भी आपको ट्रेनिंग देगी, वो नियम है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कि भाई जो आपको फ्यूचर को बिल्ड करे, जो फ्यूचर को आपको बिल्ड करे, फ्यूचर कैरियर बनाए, तो केवल उस काम में आप अच्छा नहीं हो, आप इसमें जो सीखिएगा वो आपको हर जगह काम आएगा। जैसे आपको क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छे से बात करने का तरीका सीखिएगा कंपनी में, तो आपको आपको ये सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। अब एक बार ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग 6 महीने या 3 महीने, अलग अलग कंपनी अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड रखती है, सेशन रखती है, ठीक है, बड़ा कंपनी बात कर रहे हैं। अब एक बार जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद देखेंगे आपका परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग मिल दे दिया गया, उसके बाद आपको काम सौंपा दिया भाई कि अब ये काम आपको करके दिखाना है। अब जैसे आप वो काम कीजिएगा तो आपको फिर आपको परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलने का मतलब है कि भाई आपका काम को इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है, कि आप काम कैसा किए हैं। अगर आपको बोला गया था भाई 1000 नंबर ऑफ यूनिट कुछ बनाओ, तो आप 1000 से ज्यादा बनाए कि 1000 से कम बनाए कि ज्यादा बनाए, वो सब आपका एक प्रकार से मेजरमेंट होकर देखा जाएगा, आपका परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, उसको भी आप बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। एक बार जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा उसके बाद फिर आपका प्रमोशन और कैरियर पे ध्यान दिया जाएगा कि भाई आपको किस जगह भेजा जाए। ट्रेनिंग के बाद ही पता चलता है कि इस एम्प्लॉय के अंदर काबिलियत है कि नहीं है, उसके बाद आपको उसका जैसा पोजीशन होगा उस पोजीशन में उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाएगा उसको प्रमोशन देना है, उसका कैरियर प्लानिंग क्या होगा, उसको कहाँ भेजना है कि नहीं। और उसके हिसाब से जब आपका सब डिसाइड होगा, उसी के आपके पोस्ट के आधार पे, आपका काम के आधार पे फिर आपका कंपनसेशन यानी कि आपका सैलरी, कंपनसेशन या आपका सैलरी को देखा जाएगा कि भाई आपको कितना पैसा आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको रियल वर्ल्ड में ही पहले बता दिया जाएगा कि आपको इस काम में 60,000 का सैलरी मिलेगा या 50,000 का मिलेगा कि 20,000 मिलेगा, हम लोग को पहले ही बता दिया जाता है। लेकिन जेन्युइन तरीका यही होता है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कंपनसेशन हो गया तो ये हम लोग का फाइनल स्टेप था कि भाई सैलरी डिसाइड हो गया। तो ये 8 गो जो था ना, ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का आपका प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, ठीक है। चलिए रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं हम लोग सो देखेंगे, ठीक है। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बच्चा लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, उन लोग को लगता है कि दोनों सेम चीज है, बट ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट ना सिंपली क्या होता है कि हम लोग जो अलग अलग कैंडिडेट होता है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई इस काम के लिए आप अप्लाई कीजिए, जो भी हम लोग को जो नौकरी दे रहे हैं उस काम के लिए आप अप्लाई कीजिए, उसको मेनली बोलता है रिक्रूटमेंट। तो और अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ही देखते हैं, किसका, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिफरेंस बिटवीन ही देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड इंकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, यानी कि को अट्रैक्ट करना होता है कि भाई इस काम के लिए आप अपना अपना रिज्यूमे फाइल कीजिए, बायोडाटा अपना दीजिए, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन होता है कि ये जो मास नंबर पे जो अप्लाई होकर के आया है ना, इसमें से आपको जितना चाहिए, मान लीजिए आपके पास आपका कंपनी में 100 पोस्ट खाली था और अप्लाई कितना हो गया, अप्लाई किया है 1 लाख लोग, तो 1 लाख लोग में आप जो रिक्रूटमेंट अप्लाई किया है वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका रिक्रूटमेंट। और इस 1 लाख में आपको छांटना कितना है, मात्र 100। तो 100 को जो रखिएगा ना उसको बोलते हैं क्या, सिलेक्शन। इसीलिए बहुत बार सिलेक्शन को हम लोग रिजेक्शन प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्या बोलते हैं, सिलेक्शन को हम लोग रिजेक्शन भी बोलते हैं। कैसे, देखिए क्योंकि 1 लाख लोग भाई रिक्रूटमेंट पे आया है, जिसमें आप नौकरी केवल 100 को दे रहे हैं, तो बाकी सबको तो आप रिजेक्ट ही कीजिएगा ना, इसलिए इसको रिजेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेचर देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए सबको आप इनवाइट किए बुलाएं, इसलिए एक प्रकार का क्या आपका पॉजिटिव सेंस में होता है, इसलिए पॉजिटिव आप उसको लेके चलिए, पॉजिटिव प्रोसेस। अब इसमें क्या है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आप कैंडिडेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं, सब में कमी निकाले जा रहे हैं और उस सबको वापस भेजते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, सिलेक्शन को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए ये कीवर्ड है, पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, इसको याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट का कीवर्ड है, पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द जॉब, यानी कि जितना हो सके, जितना आ सके उतना अप्लाई करे। भले ही 100 पोस्ट है, लेकिन कंपनी चाहती है ना कि ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करे, क्यों, इसलिए नहीं कि वो लोग आपका फॉर्म का पैसा मिलेगा, ये कारण नहीं है।
मेन कारण होता है कि भाई ज्यादा अच्छा टैलेंटेड कैंडिडेट मिले, अच्छा समझदार कैंडिडेट मिले, इसलिए। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू आइडेंटिफाई एंड अपॉइंट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। अब उसमें से जो 100 छाटेंगे, अब 100 को अलग अलग जगह पे भेजेंगे, जो जिस काम में अच्छा होगा उसको उसी काम में भेजा जाएगा, यानी जिस काम के लिए आप बुलाए हैं उस काम के लिए। स्टेजेस ये कब होता है, सिलेक्शन से पहले का, सिलेक्शन के बाद का। तो इतना डिफरेंस काफी है, ठीक है, इतना डिफरेंस काफी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। मोटा मोटा बस याद रखिएगा कि रिक्रूटमेंट बोलने का मतलब क्या है, जब केवल लोग अप्लाई करके जो आया है नौकरी के लिए, इसे इसलिए पॉजिटिव उसको बोलते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन क्या होता है, जितना कोई अप्लाई किया है उसमें से कुछ लोग को, इसमें से जब कुछ लोग को जब छांट लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, वो क्या होता है, सिलेक्शन। अब क्योंकि बाकी सबको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, और यही कारण है कि आपका ये नेगेटिव टर्म में लिया जाता है, ठीक है। अब ऊपर वापस आइए। रिक्रूटमेंट क्या होता है पता चल गया। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, पहले प्रोसेस क्या होगा, पहला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई, कि भाई कितना चाहिए, सो देखेंगे कितना नंबर ऑफ लेबर चाहिए, या अलग अलग सोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से कैंडिडेट लोग काम के लिए आ सकता है, सो। फिर असेसिंग देयर वैलिडिटी, यानी कि जिसमें भी आप एडवर्टीजमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर पे, चाहे टेलीविजन पे, चाहे अपना जो जो आपका वेबसाइट होता है कंपनी का उस पे, या अलग अलग वेबसाइट में, उस पे देखेंगे भाई कहाँ फायदा कहाँ नुकसान है, सो एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल सोर्स, उसके बाद जो सबसे सुइटेबल होगा, आपको लगा नहीं न्यूज़पेपर पे देखते हैं वो सबसे बेस्ट है, नहीं आपको लगा नहीं न्यूज़पेपर में बहुत कम लोग देखेगा, एक काम करते हैं व्हाट्सएप में भेज देते हैं मैसेज, या डायरेक्ट वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। तो ये सब जो भी सोर्स आपको सस्ता पड़ जाए, उसके बाद फिर इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन, फिर जो एप्लीकेशन आएगा सो। तो ये है आपका मेन 4 प्रोसेस। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। किसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 तरह का सोर्स है, एक है आपका इंटरनल सोर्स और एक है आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स बोलने का मतलब क्या है कि जो नौकरी जो खाली है उसको आप कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉय को लेकर के आ रहे हैं, जो पहले से था, या कंपनी के अंदर से ही, या अलग अलग ब्रांच से लाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, ये कंपनी का बाहर से किसी को उठा के आप कंपनी के अंदर लाइएगा, ठीक है, जो पहले से कंपनी का जान पहचान है ना, कोई एम्प्लॉय है, उसको आप लेकर के कंपनी के अंदर आइएगा, तो क्या कहलाएगा आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है, सो देखिए। इंटरनल सोर्स में आपका आता है क्या, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर बोलने का मतलब क्या, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब डिपार्टमेंट, या वन जॉब या डिपार्टमेंट शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ substantive change in responsibility or status. It is horizontal movement used to fill vacancy and avoid termination or training. Horizontal movement इसका मतलब समझते हैं बच्चों। ट्रांसफर बोलने का मतलब है कि आपको एक जगह से उठा करके दूसरा जगह भेज दिया गया, आपका सैलरी नहीं बढ़ाया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। भाई आपका काम बढ़ा दिया, बर्डन बढ़ा दिया, लेकिन आपका सैलरी नहीं बढ़ाया, तो किस काम का, उसको बोलते हैं क्या, सिंपली ट्रांसफर। और उसी को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आपका वो हॉरिजॉन्टल हुआ, यानी कि आपका काम पहले इतना था, अब वो एक्सपेंड करके इतना हो गया है, लेकिन आपका पैसा इंक्रीमेंट नहीं किया, वो होता है आपका मेनली ट्रांसफर, ठीक है। फिर आइए प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरह जा रहे हैं, तो पहले काम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ऊपर जाइएगा आपका सैलरी भी बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन। क्लियर है। ट्रांसफर में केवल काम बढ़ता है, पैसा नहीं। प्रमोशन में काम भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों। अब मेरिट देखिए, क्या क्या मेरिट है आपका इंटरनल सोर्स से लेने का। मोटिवेट एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव लॉयल्टी, कंपनी के अंदर से ही चूज कीजिएगा, तो ऑब्वियस है अलग अलग जो वर्कर लोग होता है वो उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोग को अच्छा लगेगा भाई कि चलिए कंपनी हम लोग के बारे में सोचती है, हम लोग के बीच में किसी को दूसरा मौका दे रही है। सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब क्योंकि आपको पहले से पता है कौन एम्प्लॉय का नेचर कैसा है, वो काम कैसा करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, तो क्या आपको ज्यादा नौटंकी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से आइडिया है, तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है पहले से पता हो तो। चीपर एंड क्विकर, ऑब्वियस है, कंपनी के अंदर से उठा के ला रहे हैं, आपके पास पहले सारा बायोडाटा है, एम्प्लॉय कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सब आपके पास जानकारी है, तो क्या वो एकदम सस्ता पड़ेगा। ट्रांसफर हेल्प बैलेंस वर्कफोर्स एंड सरप्लस शॉर्टेज। अब किसी कंपनी का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, अब जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का देख लीजिए,
उसका साउथ में ब्रांच है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, सेंट्रल में है, सब जगह उसका कोल इंडिया का अपना अपना ब्रांच है। तो अपना अपना एम्प्लॉय को इधर उधर भेजते रहता है जरूरत के हिसाब से। उसको लगा भाई ईस्ट इंडिया में, ईस्ट कोल लिमिटेड में बहुत ज्यादा वर्कर है, काम खोजो सीसीएल में भेज दो, सेंट्रल में भेज दो। तो इस टाइप का वो होते रहता है। डीमेरिट्स क्या क्या है? लीड्स टू इनब्रीडिंग एंड स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। ये देखिए फैंसी लाइन है एनसीईआरटी का, इस टर्म को याद रखिएगा। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड बोलने का मतलब है, अगर आप पुराना ही वर्कर को मौका देते रहिएगा तो नया टैलेंट कैसे बाहर आएगा? ये तो वही सब एम्प्लॉय है ना जो पहले का जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला है, वही सब एम्प्लॉय को आप अभी भी मौका दे रहे हैं। देखिए मौका देना बुरी बात नहीं है, लेकिन नया को मौका नहीं देना वो तो बुरी बात है ना। ये तो एक प्रकार का समझ नेपोटिज्म वाला हाल हो जाएगा। ये जो पहले से एम्प्लॉय है वही लोग को मौका दे रहे हैं। अरे नया को भी तो मौका देना पड़ेगा। कंपनी केवल क्या वही जितना पहले से वर्कर है उसी के लिए क्या, बाहर लोग के लिए भी तो अपॉइंट करेगी ना। और एक कंपनी का ही फायदा होगा, कंपनी का ही फायदा होगा कि देखिए पुराना वर्कर लोग पुराना आइडियोलॉजी वाला है, अब पुराना माइंडसेट है, पुराना नॉलेज है। नया जो आएगा नया फ्रेश टैलेंट आएगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मे लीड टू लिथार्जी इफ प्रमोशन और टाइम बाउंड। अब देखिए अपने ही वर्कर लोग को देते रहिएगा और टाइम के हिसाब से प्रमोशन भी देने लगेगा ना, तो काम नहीं करेगा कोई भी, क्यों काम करना चाहेगा? ठीक है, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। अब देखिए ये सब उसके लिए अच्छा होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट जो पहले से स्टैब्लिश कंपनी हो। और अगर कोई नया खुला है तो वो पहले से कहाँ से लगा, उसके पास कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो भाई उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरनल रिक्रूटमेंट। और वे हैम्पर द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑब्वियस सी बात है कि सब जगह का अजीब सा वर्क कल्चर होता है कि जैसे कोई नया एम्प्लॉय आएगा ना तो वो अपना बॉस को खुश करने के लिए, अगर 5 बजे छुट्टी होने वाला हो तो 6 बजे छुट्टी होगा, 6 बजे वो घर जाएगा सिर्फ अपना बॉस को खुश करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए उसका जो बाकी कलीग लोग जो होगा, जूनियर चाहे सीनियर, उसको गाली देगा कि ये माहौल बिगाड़ रहा है, इन्वायरमेंट खराब कर रहा है। तो भाई 5 बजे जाओ, सब जगह जाता है 5 बजे जाओ, लेकिन खुश करने के लिए। चलिए अगर ये नहीं करेगा तो काम को अपना अच्छा से करने की कोशिश करेगा। अब उसको देख के क्या होगा, बाकी लोग भी मोटिवेट होगा कि भाई ये अपना काम अच्छा से कर रहा है, हम लोग भी करेंगे। नहीं तो कंपनी हम लोग को बोलेगी कि देखो वो नया कल का आया हुआ लड़का कितना सा काम कर रहा है, तुम लोग इतने साल से पुराने हो गए हो, ठीक से काम नहीं करते। ये सब दिक्कत है। अब आ जाइए एक्सटर्नल सोर्स में, यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट देखेंगे। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलने का मतलब क्या है कि नोटिस प्लेस्ड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अनस्किल्ड, डेली वेजेस और बदली वर्कर्स। ये सर इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब कंपनी का बोर्ड के बाहर लिख दिया गया कि इतना स्टाफ का जरूरत है, जिसको काम चाहिए आ जाइए। इसमें अनस्किल्ड लोग, स्किल्ड लोग, जिसके पास जैसा होगा सबके सब आ सकता है। आप कभी कभी अगर आप दुकान उकान जाते होंगे तो देखिएगा वहां पर लिखा था कि स्टाफ का जरूरत है, मेल स्टाफ का, फीमेल स्टाफ का। वो क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, कैजुअल वर्क कॉलर, मेंटेनिंग अ डेटाबेस फॉर अनसॉलिडेड एप्लीकेंट्स, रिड्यूस रिक्रूटमेंट कॉस्ट। यानी कि पहले से कुछ लोग होता है जो पहले से इसका डेटा मेंटेन करके रखता है कि भाई कितना वर्कर कहाँ है, कैसे है, इस टाइप का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, जहां भी आपको एडवर्टीजमेंट करना है वहां कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा वाइडर उसको बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज फॉर अनस्किल्ड और स्किल्ड जॉब रिकॉर्ड आर ऑफन नॉट अप टू डेट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब आप एक एम्प्लॉय को दूसरा एम्प्लॉय के बदले भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी अपना डिपार्टमेंट में ऐसा करती है। ठीक है, वो बोल देती है कि वो इस टाइप का वो इतना वर्कर का जरूरत है, आप भेज दीजिए, तो ये होता है। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजर कंसल्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मैनेजर स्किल लेवल का अगर आपको इंप्लॉयमेंट चाहिए तो कौन सा आप रिक्रूटमेंट में जाकर के कौन सा चूज कीजिएगा, तो यार देखिएगा प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसके पास स्पेशलाइज एजेंसी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजर रोल्स, दे मेंटेन डेटा बैंक एंड चार्ज फीस। ये आपको बता देगा भाई ये आदमी है, इसके पास ये नॉलेज है, वो नॉलेज है। भाई आपको स्किलफुल वर्कर चाहिए, जब स्किलफुल वर्कर चाहिए होता है ना, तो इस तरह का एजेंसी लोग होता है जो एक पूरा डेटाबेस मेंटेन करती है। आप बोलेगा भाई हमको ऐसा वर्कर का जरूरत है, तो वो आपको वैसा वर्कर दे देगी जो एकदम स्किल। अनस्किल तो आपको रोड पे मिल जाएगा, अनस्किल्ड वर्कर आपको रोड पे मिल जाएगा। हम जहाँ रहते हैं, रांची, झारखंड का जो राजधानी है, सुबह सुबह उठ के जब जाइएगा ना बच्चों, तो आपका जो अलग अलग जो चौक है उस पे लेबर लोग खड़ा मिलता है काम का तलाश पे, एकदम आशा लगाए खड़ा रहता है, कोई आएगा कुछ काम देगा तो घर का चूल्हा जले, इस टाइप का। कंडीशन खराब है थोड़ा सा, थोड़े पॉलिटिक्स में जाना नहीं है।
तो लेकिन जो ये प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलने का मतलब क्या है, ये आपको स्किल्ड लेबर देगा, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, जो कॉलेज में लगता है, देखिए ना किसी की जो देखिए बीकॉम के बाद नौकरी लग जाता है, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग जाएगा। तो क्या बड़ा बड़ा कंपनी लोग जो होता है ना, खासकर आईटी कंपनी लोग, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये लोग क्या आएगा कैंपस में आपको, कॉलेज में आपको 15-20 हजार, 15 हजार का, 20 हजार तक का नौकरी मान के चलिए, 20 हजार का नौकरी आपको काम पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के प्लेसमेंट देना। क्या कम ही सैलरी मिलता है? ऐसा नहीं है, जैसा कॉलेज वैसा प्लेसमेंट, जैसा कॉलेज वैसा प्लेसमेंट। अब आईआईटी में कोई आएगा तो आईआईटी में तो लाखों का पैकेज जाएगा ना, पर आपका अगर छोटा मोटा कॉलेज है तो छोटा मोटा पैकेज जाएगा, जैसा कॉलेज वैसा प्लेसमेंट। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, बहुत बार एम्प्लॉय रिकमेंडेशन में क्या होता है, एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस बाय करंट एम्प्लॉय, गुड सोर्स ऑफ बैकग्राउंड इज नोन। जो करंट एम्प्लॉय होता है ना, वो बहुत बार क्या होता है, आपको दूसरा का भी रिकमेंडेशन दे सकता है कि सर अगर ये काम के लिए मेरा एक जान पहचान का है, उसको भी रख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी ऐसा होता है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बार जो गुजरात में जो खासकर जो का होता है ना, वहां पर देखिए खासकर जो बिहार का लोग होता है, बिहार का या जो गरीब गरीब स्टेट है, हम लोग जैसे बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़, हम लोग का उड़ीसा, ये सब हम लोग थोड़ा गरीब स्टेट से हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अकेले जाने में थोड़ा डर लगते रहता है, तो क्या होता है ना, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर इन लोग वर्कर को लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह लेके जाता है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर होते हैं, डायरेक्ट कंपनी के टच में नहीं होता है, आपको सैलरी पेमेंट देने का काम वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो इस तरह से भी हम लोग एम्प्लॉय हायर करती है। ये बड़ा बड़ा कंपनी जो गुजरात में जो बड़ा बड़ा प्लांट इंडस्ट्री जो खुला है, वो लोग ऐसे ही हायर करने का काम करता है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन में भी दे सकते हैं, वेब पब्लिशिंग में दे सकते हैं। तो ये सब था। इसमें जो छूट गया, एक होता है पोचिंग एंड रेडिंग, रेडिंग एंड पोचिंग भी करके एक होता है, रेड करना। उसमें क्या होता है ना, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, पर शायद ऐसा ही कुछ नाम है उसका, रेडिंग एंड पोचिंग, ऐसा यही है, रेडिंग एंड पोचिंग। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, एक एम्प्लॉय दूसरा कंपनी का एम्प्लॉय, यानी जो सेम लेब टाइप का कंपनी हो, जैसे मान लीजिए टीसीएस आईटी कंपनी, टीसीएस आईटी कंपनी, तो टीसीएस का जो एक सीनियर एम्प्लॉय, इसका एम्प्लॉय को पता था भाई कि इंफोसिस के पास जो एक्स वाई नाम का जो एम्प्लॉय है बहुत टैलेंटेड है, वो चाहता है कि उसको ठग फुसला करके हम अपना कंपनी में ले आए, तो उसके पास पहुंच जाएगा। बोले भाई ये काम तो अच्छा करता है, सुने यार कि कितना देती है तुमको ये कंपनी इन्फोसिस, तो वो बोलेगा ठीक ठाक देती है सर, 50 देती है, तुझे पास 50 देती है, मेरे पास आओ 70 देंगे, 20 ज्यादा देंगे। और कंपनी छोड़ने में, फिर एम्प्लॉय छोड़ने में टाइम नहीं लगाएगा, एम्प्लॉयज को छोड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगा, तो तुरंत इन्फोसिस से वो टीसीएस में शिफ्ट मार जाएगा। क्या इसमें आपका इथिकल बैकग्राउंड हट होता है, आपका मतलब आपका इथिक्स इसमें हट होता है क्या, इसमें कोई मोरल सर, देखिए मोरल सोरल कुछ नहीं होता कंपनी में, वो सब साइड रखिए, इमोशन साइड में। इन्फोसिस का काम था कि उस एम्प्लॉय को खुश रखे, इसीलिए आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होगा, जो क्या होता है आपको फेयर रेम्यूनरेशन, भाई उसको सैलरी इतना दीजिए किसी भी अपना एम्प्लॉय को कि वो अपना काम से खुश भी रहे और छोड़ के भी ना जाए, ठीक है। कम दीजिएगा, जरा सा भी उसको पता चल गया कि भाई टीसीएस वाला ज्यादा दे रहा है, वो पक्का छोड़ के जाएगा। इथिक्स टूथिक्स साइड में, क्या इसमें कुछ गलत भी है? नहीं, कोई गलत नहीं है। अब अपना बेनिफिट देखिए, कंपनी अपना बेनिफिट देखेगी, उसका जिम्मेदारी है कि आपको खुश रखना। अगर वो आपको खुश नहीं रख सकती है तो आप अपना खुशी के लिए दूसरा कंपनी में बिल्कुल जा सकते हैं। इमोशंस इसमें कोई गलत नहीं है, ये बस लगता है आपको कि सर, देखिए इमोशन साइड रखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, मेरिट्स क्या क्या है, प्रोवाइड क्वालिफाइड पर्सनल एंड वाइडर चॉइस, ऑब्वियस है, इसमें वाइडर चॉइस पूरा ऑल ओवर इंडिया से आपके पास आएगा। फ्रेश टैलेंट, ऑब्वियस है, सबको पता है, नया नया टैलेंट आएगा, क्या भाई पूरा पूरा खोल दिए हैं कि भाई सबको आके भरो, तो ऑब्वियस है नया टैलेंट आएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वही जो नया आएगा तो दूसरा को मजबूर कर देगा कि तुम भी मेरे साथ अच्छा काम करो, वरना पछताएगा। लिमिटेशन क्या क्या है, दिक्कत क्या है, अब बाहर से लाइएगा तो बोलेगा वो लोग कि जो आप पहले से जो काम कर रहे हैं कि सर हम लोग रहते हुए भी आप दूसरा को क्यों ला रहे हैं, प्रमोशन देके ऊपर भेज सकते थे, ठीक है। लेंदी एंड कॉस्टली प्रोसेस, ऑब्वियस है लेंदी और कॉस्टली होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन करेंगे, आपका रिक्रूटमेंट तो हो गया, अलग अलग रिक्रूटमेंट सोर्स भी चल गया, अब सिलेक्शन देखते हैं। सिलेक्शन क्या होता है आपको बता दिए, सिलेक्शन जो अलग अलग मास लेवल पे जो कैंडिडेट आया है, उस कैंडिडेट में सेलेक्ट करना, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं।
रिजेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखिए, क्या क्या स्टेप वाइज वो कैसे काम करता है। सबसे पहला काम क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्शन का भी ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस वो भी पूरा इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कहाँ थे, यहाँ थे। प्रोसेस देखिए सिलेक्शन का, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलने का मतलब क्या होगा कि जितना भी एप्लीकेंट्स आया है, जो भी कैंडिडेट आया है, सबसे पहले देखेंगे भाई वो लोग फिट भी है कि नहीं एम्प्लॉय के लिए, कौन कौन अनक्वालिफाइड है, जितना अनक्वालिफाइड है सबको रिजेक्ट। कोई फॉर्म ठीक से नहीं भरा, या कुछ और दिक्कत किया है, या फोटो ठीक से नहीं आया, सिग्नेचर भी ठीक से नहीं किया है, या जिस काम के लिए हम उसको बुलाया उसके पास उतना उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, या उस काम में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उम्र ज्यादा या उम्र कम है, उस सबको क्या करेंगे, सबको रिजेक्ट मारते चलेंगे। तो पहला तो यही होता है। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में देखेंगे अलग अलग उसको सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे कि इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, किस लिए, उसका आईक्यू मेजर करने के लिए भाई कि वो कितना जल्दी चीजों को सीखता है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखने के लिए कि वो नया चीज को कितना जल्दी सीखता है, जो पहले से उसको कोई चीज सीखता है वो तो अलग चीज, पर नया चीज को सीखने की क्षमता क्या है, वो क्या आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी जानने के लिए कि भाई उसका इमोशन कैसा है, उसका वैल्यू कैसा है, उसका इथिक्स क्या है, ऑनेस्टी कैसा है। देखिए ये सब चीज बाजार में बिकता नहीं है। ऑनेस्टी ये बाजार में बिकने वाला चीज नहीं है बच्चों, ये आदमी पैदा जब होता है ना तो उसको लेके पैदा होता है, वो मार्केट में बिकता नहीं है। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सब बिकने का चीज नहीं है, इसको आप खरीद भी नहीं सकते किसी को, किसका नियत में क्या है किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो ये सब बाजार में बिकता नहीं है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं हम लोग, पर्सनालिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, अलग अलग टेस्ट मेजर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी, देखते हैं भाई कि उसका प्रोफिशिएंसी कैसा है, इसका एग्जिस्टिंग स्किल क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट, उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं भाई उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसको किसमें अच्छा लगता है, क्या उसका इमेजिनेशन पावर है, नहीं है, ये सब। फिर जब अलग अलग टेस्ट लेते हैं उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद उसका इंटरव्यू पूरा जान पहचान। इंटरव्यू में तो स्टार्टिंग में पहले भाई आपको फ्रेंडली करके पूछा जाएगा कि भाई कहाँ से हो, क्या हो, नहीं हो, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा पूछ देता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको पता है कि आपको ले जा करके पहले उसको ट्रेनिंग देना है, उसके बाद ही आपको काम में भेजेगा। ये जो आप वीडियो में देखते रहते हैं ना कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ये पूछा गया वो पूछा, अरे भाई एक जवाब दे देने से क्या आपको लगता है कि वो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएगा, मतलब उसको उस काबिल बन जाएगा वो, बाकी सब प्रोसेस क्या फालतू का है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंटरव्यू मेनली सामने वाला का काबिलियत को देखने के लिए होता है, ठीक है। और उसको भी पता होता है कि बच्चा थोड़ा डर रहा होता है, तो लोग इस बात को ध्यान में रखता है कि बच्चा डरे नहीं, कोशिश करता है जितना हो सके बच्चा थोड़ा डरे नहीं, और जितना हो सके फ्रेंडली होने का कोशिश ही करता है। ऐसा कुछ नहीं पूछ देगा वो कि जहां पर आपको कुछ समझे में ही नहीं आए, ठीक है। वो बाद में करता है, बहुत बाद में, जब देखता है कि हाँ बच्चा नॉर्मल कन्वर्सेशन में काबिलियत रखता है तब। और देखिए, और बहुत बार सच बताएं बच्चों तो देखो रियलिटी ये है, रियलिटी अगर बात कीजिएगा, पेपर में हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, ऑन पेपर हम लोग भले कुछ भी पढ़े, इन रियलिटी ना उसको जब जरूरत पड़ेगा ना तो वो इमरजेंसी देके तुरंत रख लेगा, उतना ड्रामा नौटंकी नहीं करता है, जिसको लग देना होता है तुरंत रख लेगा। और नहीं आपको इंटरव्यू में नौकरी देना होगा, दुनिया भर का नौटंकी ड्रामा वो करते रहेगा, खुद भी परेशान हो जाएगा, वो भी आपको परेशान करते रहेगा। तो ये हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बोलने का मतलब है कि जो आप जानकारी दिए कि यहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े, यहाँ काम किए, वहां काम किए, पहले से जो था उसको एक बार रेफरेंस यानी उसको एक बार बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। फिर सिलेक्शन होगा डिसीजन का, भाई को हाँ नौकरी में आप किसको किसको रखना है, बहुत को इंटरव्यू दिया है ना, तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सब खराब निकलेगा अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा हॉस्पिटल को, तो क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ता है, तो सब खराब निकाल के दे देगा, आंख खराब है, नाक खराब, सब खराब बोल देगा वो, पैसा दीजिए, आंख खराब भी रहेगा वो अच्छा करके दे देगा। फिर आपको जॉब ऑफर होगा, फिर जैसा होगा आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन तो हम आई थिंक बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब पहले हम लोग यही जानेंगे दोनों का डिफरेंस बिटवीन कि ट्रेनिंग क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ट्रेनिंग जो दिया जाता है ना किसी भी एम्प्लॉय को, वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया जाता है, स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। स्पेशल वर्क स्किल नहीं, स्पेसिफिक, केवल उस काम से रिलेटेड। मान लीजिए कंपनी आपको हायर करती है कि भाई आपको अकाउंट डिपार्टमेंट वो हायर की है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, इतना आपको आई होप आपको आइडिया होगा बच्चों।
हर कंपनी का अपना अपना उसको चलाने के लिए, वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अब भले आप कितनों अच्छे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको उस सॉफ्टवेयर को अच्छा से आप चला पाइए, उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, उसके लिए आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग। समझ में आया? तो केवल उस सॉफ्टवेयर चलाने में केवल अच्छा हो जाएगा, मतलब उसी स्पेसिफिक काम में। या मान लीजिए आपको ड्राइवरी का लाइन में, अगर आपको ड्राइवरी का लाइन में आपको नौकरी मिलता, तो भले आप कितना अच्छा ड्राइवर हो गया, फिर भी आपको उस पर्टिकुलर गाड़ी को चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया था, ताकि आप चलाने में अच्छा हो जाइए। तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक काम को सीखने के लिए जो चीज सिखाया जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट आपका ओवरऑल ग्रोथ और एबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो आपका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है? डेवलपमेंट में जो चीज सीखिएगा ना, केवल उस कंपनी यहाँ काम कीजिएगा, केवल उसका भलाई नहीं कीजिएगा, अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका होगा। कल चल के अगर आपको कंपनी को छोड़ के जाते हैं, तो जहां भी जाइएगा वहां पर वो आपका काम आएगा। जैसे कि क्या सर? जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अलग अलग कंपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराती है। देखिए, बात करने का जो हुनर होता है ना बच्चों, वो बहुत मैटर करता है। तो अच्छा से बात करना ही अगर आप सीख लीजिएगा, अच्छा से कैसे वेल मैनर में बात करना है, अच्छा से गेस्चर और पोस्चर अपना मेंटेन करना है, तो वो भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो वो भी आपका एक प्रकार का डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है? तो मेन डिफरेंस तो ये है। आगे देखते हैं, चलिए। ये फोकस क्या करता है, करंट जॉब पे। ऑब्वियस है, ट्रेनिंग आपको जो काम पे जाइएगा केवल उसी काम पे, अगर अकाउंट का वो सॉफ्टवेयर चलाना, सॉफ्टवेयर ड्राइवरी चलाएंगे तो केवल वो ड्राइवरी वाला काम पे। और ये क्या है, आपका फ्यूचर कैरियर ग्रोथ करेगा डेवलपमेंट में। ठीक है? ड्यूरेशन ऑब्वियस शॉर्ट टर्म के लिए, कि भाई क्या पता आपको नौकरी छोड़ दी है, तो आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दिया, तो शॉर्ट टर्म के लिए हो ना। और ये क्या, हमेशा लॉन्ग टर्म का, छोड़ के जाइएगा तब भी आपको वो काम आएगा, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपको बताएं। नेचर क्या होता है, ये फॉर्मल, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फॉर्मल स्ट्रक्चर को रहने दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या, टू इंप्रूव इफिशिएंसी एंड स्किल इन प्रेजेंट जॉब, ऑब्वियस प्रेजेंट जॉब के लिए वो होगा। और टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऊपर पोस्ट के लिए वो तैयार करेगा। तो डेवलपमेंट, फ्यूचर आपका ग्रोथ होगा तब ना ऊपर जाइएगा। ठीक है? तो ये था एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, टीचिंग ए सेल्स पर्सन हाउ टू यूज ए न्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है, लीडरशिप प्रोग्राम और मैनेजमेंट डेवलप वर्कशॉप फॉर फ्यूचर मैनेजर। ये भी हो सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट में कैसे, आपका जो सीनियर है, आपका सीनियर एम्प्लॉय अपना जूनियर को, ये इसका जूनियर है, अपना जूनियर को काम सिखा रहा है। ठीक है? ताकि भाई अगर कल जाके रिटायर हो तो इसके जगह ले सके। एक बात याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सोच रहे हो कि भाई अभी किसी तरह से पढ़ लेकर के पास हो जाते हैं और बाद में काम सीखेंगे। सपना नहीं देखिए दिन में बैठे बैठे। ठीक है? कोई नहीं सिखाएगा आपको, क्यों सिखाने जाए वो आपको? वो पहले बोलेगा तुम क्या पढ़ क्या रहा था फिर। और सिखाने इसलिए भी नहीं जाता है, देखिए, ये कारण नहीं कि पढ़ क्यों रहा था, आपको टॉन्ट मारने का उसका इरादा है कि तुम पढ़ा लिखा नहीं, बस पास करके आ गया। नहीं सिखाया जाता है। देखिए, सरकारी कंपनी तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सरकारी कंपनी में तो नियम या प्रमोशन आपको मिलेगा रिजर्वेशन बेसिस के आधार पे। हाँ, एक तो वही सच्चाई है। उसमें रिजर्वेशन प्रमोशन के आधार, आपको प्रमोशन रिजर्वेशन के आधार में मिलता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है, तो आपका सीनियर आपको काम नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको मन में अपना डर रहेगा कि अगर अपना काम इसको हम सिखा दिए तो मेरा पोस्ट खा जाएगा। अगर हम गलती किए तो फिर कंपनी हमको हटा करके इसको रख लेगी। कोई नहीं सिखाएगा, याद रखिएगा। उल्टा मजाक उड़ जाएगा आपका, पर सिखाएगा कोई नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं शुरू से। ठीक है? डिफरेंस आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे, चलिए। ये रहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, समझ में आ गया। एजुकेशन क्या होता है आपको पता ही है पहले से कि भाई एजुकेशन क्या है, आपका जो जो आपको नॉलेज स्किल को जो बढ़ा दे, आपको सही सही और गलत में फर्क करने सिखा दे, वो एक प्रकार का आपका एजुकेशन है। तो पढ़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इट डेवलप्स लॉजिकल रैशनल थिंकिंग और ब्रॉडर, ये सब है। तो नॉर्मल जो एजुकेशन का डिफिनेशन है सो है। अब इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स ट्रेनिंग या डेवलपमेंट का, खासकर ट्रेनिंग का। तो देखिए, कंपनी को क्या फायदा होता है, सिस्टमेटिक लर्निंग, रिड्यूस वेस्टेज। ऑब्वियस है, वेस्टेज रिड्यूस होगा। अगर काम नहीं सीखा रहेगा तो उसको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ जाएगा। इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ऑब्वियस है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी वो इनहेंस करेगा, काम को अच्छा से करेगा। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, ट्रेनिंग दीजिए, जूनियर को सीनियर का लायक बना सकते हैं, जो रियलिटी में होगा नहीं, ऑन पेपर खाली बोलने के लिए। इंक्रीज मोराले एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म, यदि काम उसको अच्छा से आते रहेगा, उसको कंपनी में मन लगेगा, वो एब्सेंट नहीं करेगा। वरना क्या होगा, नौकरी सब कुछ छोड़ छोड़ के जाते रहेगा। और रिक्रूटमेंट करके दूसरे एम्प्लॉय को बुलाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है? हेल्प्स टू
हेल्प्स टू अडॉप्ट फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर ट्रेनिंग अच्छा देते रहिएगा तो जो पुराने जब ख्यालात के जो लोग वर्कर लोग हैं वो लोग चेंज को भी एक्सेप्ट करेगा, वरना नया टेक्नोलॉजी ला के दीजिएगा ना तो लोग बहुत अपोज करेगा पहले तो सिंपल नहीं होता, याद रखिए। यहाँ तक कि अगर पहले रजिस्टर, अगर आपका आपका जो अटेंडेंस है पहले अगर वो कागज का रजिस्टर में बनता था पेपर पे, उसको आप केवल बायोमेट्रिक्स करना चाहिएगा ना, इसमें भी बहुत अपोज हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज को इम्प्रोव ये कर देना। आपको लगता होगा हम ताकत के दम पे सब कर लेंगे, अरे नहीं होता है वैसा। वैसा होता तो गवर्नमेंट कितना सारा चीज ना अपना सिर्फ अपना ताकत के दम पे करवा ली होती, अभी तक इतना साल तक वेट नहीं करती, मार पीट के सब कर लेती। नहीं हो पाता है, वो लास्ट ऑप्शन होता है और उसके कारण आपको बाद में प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है, उसका पर्सनल ग्रोथ और करियर का डेवलपमेंट होता है ट्रेनिंग के कारण। हाई अर्निंग्स, और वैसे ग्रोथ होगा तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा, आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, रिड्यूस एक्सीडेंट बाय मिस्टेक एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट। ठीक है, रिड्यूस जो एक्सीडेंट होता है उसको भी कम करने का काम होगा और लास्ट में उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। सो तो ये था ट्रेनिंग का कुछ कुछ खास बेनिफिट। अब जो पढ़ेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग मेथड, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो हम लोग देखने का काम करते हैं। तो आपको मेनली दो तरह का ट्रेनिंग मेथड है। दो तरह का ट्रेनिंग मेथड कौन कौन सा है बच्चों? दो तरीका का ट्रेनिंग मेथड है, क्या क्या देखिए। एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और दूसरा है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब ये दोनों होता क्या सो समझिए। सबसे पहले देखते हैं क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोलने का मतलब होता है कि आप जो काम सीख रहे हैं ना, लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कंपनी में काम करते करते ही कुछ आप नया सीख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कंपनी के अंदर में रख के ही काम को देखते देखते आप सीख रहे हैं। इट इज ए ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब क्या हो? कंपनी का अंदर का कैंपस। वाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब, ठीक है, काम करते करते जो एक्चुअल जो काम कर रहे हैं उसी को आप सीख रहे हैं। ठीक है, the employee learn by the employee learn by working under the guidance of supervisor और experienced worker। तो बताएं सो। अब ये सब जो अप्रेंटिसशिप कोचिंग है ना, इसको अगर ऐसे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप यहाँ से देखिए, ये आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा, एकदम क्लियर कट, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, अप्रेंटिसशिप किसको बोलते हैं? ट्रेनी वर्क अंडर ए एक्सपीरियंस मास्टर या वर्कर। एक कोई ट्रेनी है आया है, उसको एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ हम लोग लगा दिए ताकि उससे वो काम सीखे। आगे देखिए, बेस्ट फॉर जॉब रिक्वायर्ड हायर लेवल टेक्निकल स्किल। अगर ये मेनली हम लोग अप्रेंटिसशिप का इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज देना है, जो ट्रेनिंग आया है उसको अगर आपको अगर टेक्निकल नॉलेज देना है ना, तो उसके लिए आपका अप्रेंटिसशिप क्या होगा? ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड फिक्स, ट्रेनिंग पीरियड को फिक्स रखते हैं। बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर आर ट्रेन टुगेदर, चाहे अब धीरे कुछ सीखे चाहे जल्दी सीखे, सबको एक साथ रखा गया है। अब भाई यहाँ पर बस टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और ट्रेनिंग। ये मतलब तीन चीज, ट्रेनिंग नहीं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और आपका मैकेनिक, ये तीन चीज इसमें है और ये बहुत अलग होता है। अब इसका देखिए, फोकस ऑन स्किल ट्रेड जॉब, नॉट मैनेजरियल, नॉट मैनेजरियल, अनलाइक इंटर्नशिप इट इज फुल टाइम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या आपका फुल टाइम ट्रेनिंग होगा, ये आपका मैनेजर की तरह नहीं है। अब मैं उसमें क्या होगा वो नीचे देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कोचिंग। कोचिंग बोलने का मतलब क्या? सुपेरियर एक्ट एज अ कोच और मेंटोर। यहाँ पर एक कोच होगा जो आपको सिखाने का काम करेगा। अब ये इंटर्नशिप में भी तो एक सर एक मास्टर था, डिफरेंस क्या है समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए, गोल सेट जॉइंटली, कोच रिव्यू परफॉर्मेंस गाइडेंस इंप्रूवमेंट। कोच जो है पहले दोनों को मिलकर गोल डिसाइड करेगा और कोच ही आपका सारा रिव्यू करेगा परफॉर्मेंस और आपको गाइड करने का काम करेगा। ठीक है, प्रिपेयर ट्रेनी टू टेक ओवर द सुपेरियर जॉब, यानी कि यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं जूनियर को ताकि सीनियर को वो जॉब ले सके। जैसे क्या? सीनियर मैनेजर कोचिंग जूनियर एम्प्लॉय, जैसा वो बताएं मुकेश अंबानी जी भी अगर रिटायर करेंगे तो उनके जगह किसी को आना पड़ेगा ना। अब ये अलग कैसे है देखिए, इसमें क्या है? वन टू वर्ड गाइडेंस फॉर लीडरशिप मैनेजरियल रोल्स अनलाइक अप्रेंटिसशिप विच इज फॉर टेक्निकल स्किल। इसमें जो आया रहता है ना, पूरा बहुत कोई आया रहता है सीखने के लिए, और इसमें से मेनली हम लोग बुलाते हैं क्या, ये आपका फुल टाइम होता है आपका अप्रेंटिसशिप, ये आपका फुल टाइम होता है और ये केवल टेक्निकल स्किल सीखने के लिए बुलाया गया रहता है। इसमें जो आपको सीखने आया ना उसको हम लोग सिखाएं ताकि जो सीनियर का जो पोस्ट खाली है उसको जूनियर फुलफिल कर सके। ठीक है, इसीलिए देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि वन टू वन गाइडेंस फॉर लीडरशिप मैनेजरियल और रोल्स अनलाइक, इस टाइप का। ठीक है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है?
इंटर्नशिप बोलने का मतलब होता है जॉइंट ट्रेनिंग बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और साथ ही कोई बिजनेस फर्म जब दोनों मिल के काम सिखाए उसको क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप। जैसे कंबाइंड क्लासरूम स्टडी विद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, समझ में आ गया। जैसे एमबीए स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ वर्किंग इन ए कंपनी वाइल स्टडिंग, पढ़ने के साथ साथ कंपनी के अंदर भी थोड़ा मोड़ा काम सीख रहा है, तो बोले कुछ पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए मिक्स, जैसे बताया काम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम लोग काम भी सीख रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये इसमें है, ठीक है। लेकिन जो कोचिंग और अप्रेंटिसशिप था इसमें वैसा नहीं होता है। आ जाइए जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन तो सिंपल है। जॉब रोटेशन शिफ्ट करता है एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, यानी कि एक जॉब से दूसरा जॉब पे हम लोग एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम भी सीख जाए। प्रोवाइड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प टेस्ट एप्टीट्यूड एंड बिल्ड कॉपरेशन, ताकि भाई कॉपरेशन बना रहे। ऐसा देखिए रियलिटी नहीं होता है, ऐसा तभी होता है ना जब आपको वर्कर का कमी है, वरना हर डिपार्टमेंट में अपना अपना सुफिशियंट वर्कर रखा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्किंग इन एचआर देन फाइनेंस देन मार्केटिंग, देखिए इतना सब में किसी को नहीं भेजते हैं, कोई इतना टैलेंटेड होता ही नहीं है। और भेज दीजिएगा इसमें कि आपके पास उतना वर्कर नहीं कि आप एक ही वर्कर को यहाँ भी जाओ वहां भी जाओ वहां भी जाओ, अरे वो हरासमेंट का शिकार हो जाएगा, ठीक है। एक ही आदमी सब काम थोड़ी ना कर सकता है। तो फोकस ऑन वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस अनलाइक अदर विच ट्रेन इन वन स्पेसिफिक रोल, ठीक है। अब ये बोलने के लिए हो सकता है भाई कि उसको अलग अलग सबका नॉलेज दे रहे हैं, बट ये VVINS लिखा गया कैसे, गलती से, पता नहीं कैसे। तो बोलने के लिए भले हो, लेकिन रियलिटी में एक आदमी इतना काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जॉब रोटेशन बोलने का मतलब होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं ताकि वो कुछ वहां से भी सीख ले, ये बोलने में ठीक लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो भूल जाइए। अब आ जाइए ऑफ द जॉब मेथड। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या है, इसमें हम लोग कंपनी के आउटसाइड सीखते हैं, वर्क प्लेस के आउटसाइड जाकर सीखने काम करते हैं, तब क्या कहलाता है वो आपका ऑफ द जॉब मेथड, क्लियर। अब इसका अलग अलग मेथड देखिए। अब इसमें भी हम डिफरेंस बिटवीन को टेबल में बना के लिख दिए ताकि आपको कन्वीनियंट हो। सबसे पहला क्या है, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग गिवन इन क्लासरूम सेटिंग, एक क्लासरूम में आपको जो भी ट्रेनिंग है सो दिया जाएगा। इसमें होता क्या है, यूज टू कन्वे रूल्स प्रोसीजर और मेथड्स ऑडियो विजुअल्स एंड डिसीजन मेक लर्निंग क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी चीज सिखा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट लोग को सिखाया जा सके, इसलिए तो कॉन्फ्रेंस होता है, आपका अलग अलग लेक्चर होता है, ठीक है। जैसे क्या है, सेफ्टी रूल्स टॉट थ्रू PPT एंड वीडियोस। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो बहुत बोरिंग होता है, वो उसको देखना मतलब हेडेक लगेगा, तो क्या होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग PPT में बना करके, थोड़ा वीडियो बना करके उसको दिखाया जाता है ताकि आदमी लोग उसको सीखे, ठीक है। इसमें मेनली फोकस क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज अनलाइक फिल्म्स और कंप्यूटर मॉडलिंग विच गिव्स मोर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये मेनली थ्योरेटिकल टाइप का नॉलेज होता है, ठीक है। अब सेफ्टी रूल में क्या सीखेगा भाई, ये सिग्नल आपको वो बताता है, हरा लाइट होगा तो पार करना है, रेड लाइट होगा तो गाड़ी रोक देना है, ये सब सिखाया जाएगा, और क्या। फिल्म्स क्या होता है, फिल्म क्या होता है, ट्रेनिंग थ्रू फिल्म्स और वीडियो। कोई भी चीज को सिखाने के क्या करेंगे, उसको एक फिल्म में बना देंगे और उसको फिर दिखा देंगे ताकि पब्लिक उसको देख देख के सीखे, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट स्किल्स और सिचुएशन नॉट इजिली शोन अदरवाइज। अब उसको आसानी से मुंह से समझाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या करके दिखा दे रहा है कि भाई करके दिखा दिए कि देखिए ये वीडियो है, इसको देखिए और सीखिए। फिल्म ऑन कस्टमर सर्विस शो इन सेल्स ट्रेनिंग, या तो फिर यहाँ पर ऐसा भी करते हैं भाई कि देखिए कस्टमर से, अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स है तो वहां पर कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार दिखाना है, कैसे कस्टमर से बात करना है। वो रईस लोग होता है ना, उन लोग अलग चोचला होता है, हम रईस के खिलाफ नहीं है, ये बस बता रहे हैं, ठीक है। मोर विजुअल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, और वैसा फिल्म के थ्रू वो चलते रहता है, अनलाइक लेक्चर और मोस्टली, जैसे लेक्चर क्या होता है, मोस्टली मुंह से केवल बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, जैसे हम अभी बोले जा रहे हैं, ठीक है। और फिल्म में क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया जा रहा होता है। अब बताइए केस स्टडी, स्टडी ऑफ रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से वो प्रॉब्लम क्राइसिस था, उसको हम लोग ऑलरेडी कुछ सॉल्व कर चुका है या कंपनी खुद की थी, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं भाई ये इस तरह का प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व की। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद डिसीजन, नहीं यहाँ से है, यहाँ से ट्रेनिंग एनालाइज प्रॉब्लम फाइंड कॉज एंड सजेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या था, अलग अलग हम लोग केस स्टडी पढ़ के रखे रहते हैं कि अगर अपना कंपनी में भी उसके जैसा अगर प्रॉब्लम आया जो कभी दूसरा XYZ कंपनी में आया था, उसको पढ़ करके समझ करके अपना भी कंपनी में लगाएंगे ताकि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। क्या 100% काम करेगा, 100% काम करेगा? तो जवाब है नहीं, ये कर भी सकता है नहीं भी करेगा,
ये अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। और अगर आपका दोनों सेम प्रॉब्लम भी हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है जो सॉल्यूशन आप अपना साउथ इंडिया में ही लगा दिए, कोई जरूरी नहीं कि वही नॉर्थ इंडिया में भी काम कर जाए। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग कल्चर है ना, तो मैटर करता है, तो कोई जरूरी नहीं 100% ये काम करे। एमबीए स्टूडेंट सॉल्विंग ए कंपनी फेल मार्केटिंग केस। अब एक कंपनी थी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी लगाई थी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, जिसमें बुरी तरह फेल कर गई, तो उसके बारे में भाई पढ़ ले रहे हैं, भाई कहाँ वो गलती किया, कहाँ गलती नहीं किया, तो उसका केस स्टडी में पढ़ के देख ले रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी कि अलग अलग प्रॉब्लम आएगा तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, उसमें हम लोग मेनली यही सीखते हैं। ठीक है, अनलाइक फिल्म और लेक्चर विच ओनली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, जो फिल्म और जो आपका लेक्चर होता है वापस आपको इन्फॉर्मेशन बताने काम करता है। केस स्टडी में क्या, देखिए रियलिटी में ऐसा हुआ था, कंपनी ये की और गड्ढा में चली गई, तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आप भी गड्ढा में चले जाएं। ये होता क्या पता, एक प्रकार का केस स्टडी। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है, सिमुलेटेड जॉब इन्वायरमेंट क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर। ये समझ लीजिए आसान भाषा में, इसका आपको एक्चुअल टाइप का एक्सपीरियंस ही आता है कि भाई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। अलाउ ट्रेनिंग प्रैक्टिस विदाउट रियल लाइफ रिस्क और कॉस्ट मिस्टेक डोंट काउज डैमेज। अगर आप वन वन बना रहे बोलते, सॉरी, वो शाहरुख खान का एक मूवी है रावण करके, उसमें देखिए वो वीडियो गेम बनाता है जिसमें वो रियल टाइप का फीलिंग देते रहता है, देता है कि नहीं, जहां पर आप एक कैरेक्टर से सामने वाले से लड़ते हैं और आप चश्मा पहन के ऐसे हाथ पर चलाते हैं, तो उसमें अगर उनको मार दे आप सच में थोड़ी ना मर जाइएगा, नहीं आपको कोई चोट लगेगा। तो कंप्यूटर मॉडलिंग भी वही बोलने का मतलब होता है, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट वो दे रहा है। या गेम खेलते हैं, देखिए ना, गेम जब खेलते हैं तो कार में आप ऐसे ऐसे कार को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे अगर घुमाते हैं, इधर इधर घुमाते हैं, जो बच्चा लोग बड़ा बड़ा मॉल में दिया रहता है, तो सच में कार थोड़ी ना चला रहा है, वो बस एक प्रकार का उसका मॉडलिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक पायलट है, अब उसको नया पायलट को नया सच में का फ्लाइट चलाने थोड़ी दे दीजिएगा, बाबा कहीं गिर क्रैश कर देगा तो क्या होगा। तो उसको बस एक ऐसा इन्वायरमेंट और वैसा मॉडल कंप्यूटर मॉडल के साथ सिखाता है कि ऐसे लैंड करो, ऐसे टेक ऑफ करो, ये सब। ठीक है, तो प्रोवाइड रिस्क फ्री प्रैक्टिस, बता दी किसमें रिस्क नहीं रहता है। अनलाइक वेस्टिबल ट्रेनिंग वेयर रियल इक्विपमेंट इज यूज। अब वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है इसको देखिए, ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल इक्विपमेंट बट अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। यहाँ पर एक्चुअल इक्विपमेंट के साथ आप काम तो करते हैं लेकिन कंपनी के अंडर नहीं, कंपनी के बाहर जाके, वर्क प्लेस के बाहर जाकर के। ए क्लासरूम सेट अप लाइक अ रियल वर्क प्लेस यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स, कहाँ थे, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स और डेंजरस मशीन्स। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको एक्चुअल मशीन्स और आपको इक्विपमेंट्स दे दिया गया कि भाई देखो ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तो यहाँ पर आप सच में मशीन को लेकर के काम वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री वर्कर ट्रेन ऑन हैवी मशीन्स इन ट्रेनिंग हॉल्स, यानी कि फैक्ट्री वर्कर लोग जो ट्रेनिंग में है उसको सच में सिखा रहे हैं कि देखिए ये मशीन ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, और आप इसको चला के देखिए। तो ये होता है क्या, वेस्टिबल ट्रेनिंग। एकदम छोटा सा एग्जांपल दें, अगर आप सिंचन देखना पसंद करते होंगे तो सिंचन में एक एपिसोड है, जिसके पिताजी, जब सिंचन के पिताजी हैरी नुहारा जब शेविंग कराने गए रहते हैं, तो एक लड़की जो नई नई आ रहती है ना, वो बताती है कि वो एक अच्छा सा कॉलेज से की है, और वो कैसे सीखी रहती है, तो क्या रियल डेमो, मतलब अब बलून रहता है, उस बलून में वो शेविंग क्रीम लगाए रहती है, और उस बलून से उसको ऐसे ऐसे कर करके शेविंग करके निकालना था। उसके पास जो अस्तूरा होगा, जो रेजर होता है, वो क्या, वो रियल का रहता है। ठीक है, तो आपको इक्विपमेंट्स रियल लिया गया है डेमो के लिए, भले वो बलून में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, काम तो आप एक्चुअल कर रहे हैं। अगर वो फूट गया मतलब आप काट दीजिएगा, असली स्लैंग में काट दीजिएगा, तो बलून फूटना नहीं चाहिए। वो क्या होता है आपका एक प्रकार का वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक है, जी हाँ, देखिए लिखा हुआ था कि एक फैक्ट्री लोग वर्कर लोग को काम सिखाया जा रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, ताकि आप गड़बड़ी ना हो। यूजेस रियल टूल इक्विपमेंट अनलाइक कंप्यूटर मॉडलिंग। और देखिए कंप्यूटर मॉडलिंग केवल वर्चुअल होता है, कार वाला फीलिंग तो दे रहा है पर वो सच का कार नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ लर्निंग थ्रू प्री अरेंज मटेरियल्स। ये अपने आप से हम लोग सीखते हैं, अलग अलग स्टेज में बांट देते हैं। ठीक है, ताकि भाई एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है, तो एक स्टेप वो क्लियर कर लिया था, ये चीज सीख गए, सेकंड स्टेप में ये सीख जाएंगे, थर्ड स्टेप में ये सीख जाएंगे, इस टाइप का। इन्फॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेकर के उसको हम लोग बांटते हैं। ट्रेनी लर्न स्टेप बाय स्टेप थ्रू एक्सरसाइज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग सीखने काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। एक ही बात थोड़ी ना पूरा, हमारे आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो पहले तो सब भाई बचपन से ही सीखे हम लोग कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि हाउ टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। उसके बाद माउस क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब सीख गए, फिर आपको और आगे भेजा गया, फिर उसके बाद और आगे भेजा गया। ठीक है, emphasis on self
सेल्फ पेस्ड लर्निंग अनलाइक लेक्चर कॉन्फ्रेंस और विच आर ग्रुप बेस्ड। उसमें इसमें हम लोग खुद से सीखते हैं, और उसमें क्या होता है आपका कॉन्फ्रेंस में कोई एक्सपर्ट पर्सन आकर के आपको सिखा करके जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। डिफरेंस आई थिंक वो बता ही चुके हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलने का मतलब क्या कि आप काम करते करते सीखिएगा अपना कंपनी के अंदर, अवे फ्रॉम कंपनी के जब बाहर काम कीजिएगा तो क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। लर्निंग बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड अंडर सुपरविजन, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा मेनली देखिएगा, मेनली जितना भी आप सीखें थोड़ा एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिला है, या तो लेक्चरर से सीखे, केस स्टडी से या सिमुलेशन से, ये सब क्या एक्चुअल मैंने आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑब्वियसली लो कॉस्ट पड़ेगा, क्या कंपनी के अंडर में सीख रहे हैं, ये हाई कॉस्ट बाहर जाकर सीखिएगा इसलिए। तो ये कुछ डिफरेंस था बच्चों। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो बता चुके हैं, तो इसमें इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।